स्पष्टतः प्रकृति के अनुसार शारीरिक मानव शास्त्र जो है वो विशेषतः प्राकृतिक विज्ञानों के अधिक नज़दीक है, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंसेज हो गया, अर्थ साइंसेज हो गया, फिजिकल साइंसेज हो गया, एनवायरमेंटल साइंसेज हो गया। अब अर्थ साइंसेज में देखिए भूगोल और जियोलॉजी मान लीजिए, एनवायरमेंटल साइंस जो है, और फिजिकल साइंसेज में आप केमिस्ट्री देख लीजिए, और बायोलॉजिकल साइंसेज या लाइफ साइंसेज में आप बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी वगैरह देख लीजिए। इनके साथ शारीरिक मानव शास्त्र का विशेष रूप से आदान प्रदान का संबंध है, घनिष्ठता पाई जाती है। और सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र जो है वो समाज विज्ञानों व मानविकी विषयों जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, कला, साहित्य, दर्शन, भाषा, सौंदर्यात्मक मूल्यों आदि आदि से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये जितने भी अध्ययन के क्षेत्र हैं, इनसे किसी न किसी रूप में मानव शास्त्र का निकटता का संबंध पाया जाता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि मानव शास्त्र में जो अंतर विषयात्मक प्रकृति है वो काफ़ी उभर कर सामने आती है। किसी भी अध्ययन क्षेत्र का अन्य अध्ययन विषयों के साथ जितना अधिक अवधारणात्मक, पद्धति शास्त्र कंसेप्चुअल, पद्धति शास्त्र मेथोडोलॉजिकल और सैद्धांतिक लेन देन और थियोरेटिकल जो गिव एंड टेक रिलेशन होता है, उसमें कालांतर में उतनी ही अधिक अधिक अध्ययन शाखाओं व उपशाखाओं का विकास हो जाता है। मानव शास्त्र यह बात पूर्णतः लागू होती है। अर्थात जितना अधिक कोई विषय अन्य विज्ञानों के साथ संबंधित होगा, उस विषय में समय के साथ उतनी ही अधिक, उस विषय के अंतर्गत उतनी ही अधिक विशिष्ट शाखाओं का जन्म हो जाएगा। आज हकीकत ये है कि मानव शास्त्र को सबसे व्यापकतम, सबसे विस्तृत मानव विज्ञान या एक तरह से बिहेवियरल साइंस या सोशल साइंस के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आज बहुत सी विशिष्ट शाखाओं का जन्म हो गया है। इवन जो लेटेस्ट से लेटेस्ट की हम बात करें तो साइबर एंथ्रोपोलॉजी की बात हम कर सकते हैं, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की बात हम कर सकते हैं, रोबोटिक एंथ्रोपोलॉजी की बात हम कर सकते हैं। तो मानव जीवन बदलता रहता है, मानव क्रियाकलाप बदलते रहते हैं। मानव जीवन और मानव क्रियाकलापों में समय स्थान के सापेक्ष जो परिवर्तन आता है, इन परिवर्तनों के कारण जो जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, जो गूढ़ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मानवशास्त्री लगातार प्रयास करते रहते हैं। और इसीलिए मानवशास्त्रीय अध्ययन कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते हैं और सदैव समीचीन या प्रासंगिक ही बने रहते हैं। जब एक मानवशास्त्री मानव के संबंध में एक प्राणी अथवा जीवधारी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के रूप में विचार करता है, तो वो विचार करता है तो अ, इस रूप में वह उसके शारीरिक उद्विकास, बनावट की समस्याओं व भिन्नताओं, समानताओं व भिन्नताओं, प्रजातीय विभाजन व वितरण के कारणों, प्रतिमानों, पैटर्न्स आदि के संबंध में सैद्धांतिकरण करने का प्रयास करता है। एक थ्योराइज़ेशन करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ जो हैं, वो डेवलप हुई हैं। उनकी निर्भरता जीव विज्ञानों पर हो जाती है, और ये सारे काम अगर वो करता है, तो वो ऑटोमैटिकली जितने भी जीव विज्ञान हैं, लाइफ साइंसेज़ हैं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी वगैरह, उन पे उसकी निर्भरता हो जाती है। वह अनेक अवधारणाएँ उपयोग में करता है, जिससे कि हम जानते हैं इवोल्यूशनरी जो पर्सपेक्टिव है या जो इवोल्यूशन है, वो बायोलॉजी की कंसेप्ट है। लेकिन सोशल एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी इन जनरल कहें, तो उसमें इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का बहुत अधिक उपयोग होता है। इस अवधारणा का बहुत अधिक उपयोग होता है, इवोल्यूशनरी थ्योरी का बहुत अधिक उपयोग होता है। अर्थात उसे विभिन्न जीव विज्ञानों के द्वारा अर्जित ज्ञान व निष्कर्षों को अपने अध्ययन में शामिल करना पड़ता है। अब मानव शास्त्र की जीव विज्ञानों के साथ इसी घनिष्ठता और निर्भरता के कारण ही शारीरिक मानव शास्त्र का विकास हुआ। और एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी, इनकी अंतर संबद्धता की वजह से ही जो मानव शास्त्र का जो एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है, जिसे हम फिजिकल फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, उसका विकास हुआ। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, वो एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी के मध्य जो निकटता है, अंतर संबद्धता है, उसे दर्शाने के लिए ही उसे दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर एक मानवशास्त्री मानव को संस्कृति के निर्माता, धारणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता, ए कल्चरल बीइंग के रूप में रखकर जब उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन दशाओं का अध्ययन करता है, तो उसे निस्संदेह विभिन्न समाज विज्ञानों एवं मानवीय विषयों की अवधारणात्मक, पद्धति शास्त्रीय और सैद्धांतिक उपलब्धियों पर निर्भर होना पड़ता है। मैंने जो नोट्स बनाए हैं,
इनमें मैंने बहुत मेहनत की है। आप देखिए, मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि जहाँ एक समान बात या एक समान बिंदु रखना है, वहाँ भाषा को मैंने लगभग-लगभग समान रखा है, ताकि रिपिटिशन की वजह से आप बार-बार एक चीज़ बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो आपकी वो सामान्य भाषा का और लेखनी का हिस्सा बन जाएगा, और आपको किसी प्रकार की जटिलता या किसी प्रकार की दुविधा या पेपर में जब आप लिखने बैठेंगे तो उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आपको झेलनी पड़े। इसी के परिणाम स्वरूप आज मानव शास्त्र के अंतर्गत विशिष्ट मानव शास्त्र, स्पेशलाइज्ड एंथ्रोपोलॉजीज विद इन एंथ्रोपोलॉजी का विकास हो चुका है, जैसे सांस्कृतिक मानव शास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र, भाषाई मानवशास्त्र, पुरातात्विक मानवशास्त्र, एटसेट्रा। अब देखिए, हमने बेसिक बात कर ली है कि मानवशास्त्र की अंतर्विषयात्मक प्रकृति क्या है। अब हम विभिन्न मानव जो प्राकृतिक विज्ञान है उनके साथ मानवशास्त्र का संबंध, और इन प्राकृतिक विज्ञानों में जो है वो बेसिकली हम बायोलॉजी बायोलॉजी साइंस, जो लाइफ साइंसेज उनमें बायोलॉजी, और जो अर्थ साइंसेस है उनमें जियोलॉजी के साथ इसके संबंध देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी के। ये दो ही प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में ये दो विषय हैं जिनके साथ मानव शास्त्र का सबसे ज़्यादा निकटता का संबंध है या आदान प्रदान का संबंध है। मानव शास्त्र का कई प्राकृतिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है। इन प्राकृतिक विज्ञानों के द्वारा उपलब्ध ज्ञान के बिना मानव शास्त्र का विकास संभव नहीं था। इसमें बायोलॉजी और भूविज्ञान यानी कि जियोलॉजी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब पहला है बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंसेस या जीव साइंस विज्ञान जिसको बोलते हैं, के अंतर्गत सजीव प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्रकृति की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो फ्लोरा फ्लोरा और फाउना के रूप में हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो जीव हो, एनिमल हो, उन सभी का अध्ययन हम जीव जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसमें जंतु विज्ञान, जूलॉजी और वनस्पति शास्त्र, बॉटनी तथा उसके कई उपभाग जैसे शरीर शास्त्र, फिजियोलॉजी, गर्भशास्त्र, एम्ब्रियोलॉजी, पुरातन शास्त्र, पैलियोंटोलॉजी आदि भी सम्मिलित है। मानव शास्त्र की एक प्रमुख शाखा शारीरिक मानव शास्त्र इन विषयों के कई बिंदुओं से सहायता लेता है। ये जो शारीरिक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, वो ये जो अलग अलग लाइफ साइंसेस और उनके जो विभिन्न भाग हैं, इन के द्वारा जो अध्ययन किए गए हैं, अवधारणाएं विकसित की गई हैं, उन अवधारणाओं और उन उन अध्ययन सामग्रियों का भरपूर उपयोग मानवशास्त्र करता है। मानव शरीर रचना, मानव के शारीरिक उद्विकास, परस्तरित मानव जो फॉसिल मैन है, यानी कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, मानव की वो प्रजातियां जो आज केवल एक तरह से फॉसिल के रूप में हमें मिलती है, जीवाश्म के रूप में ही अलग अलग चट्टानों के नीचे दबी हुई या बर्फ में दबी हुई मिलती है, या कोई भी जो भी ये फॉसिल्स बन जाते हैं उनमें हड्डियां वगैरह के रूप में मानव, जो पुरातन मानव है, उनके शारीरिक जो रचना है उनके बारे में हमें कुछ क्लूज मिलते हैं, और उन्हीं क्लूज के माध्यम से हम जो मिसिंग लिंक्स है अबाउट दिस द स्टोरी, द एंटायर स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट, इस धरती पर मानव के उद्विकास की जो संपूर्ण कहानी है, उस कहानी में जहाँ जहाँ भी जो मिसिंग लिंक्स हैं या जो टूटन है या एक प्रकार की जो गैप्स हैं, उन गैप्स को भरने में ये फॉसिल मैन के जो अवशेष मिलते हैं, इनके अध्ययन से हमें काफ़ी सहायता मिलती है। आदि के अध्ययन इन विज्ञानों की अवधारणाओं, पद्धति और सिद्धांतों का अत्यंत महत्व है। वस्तुतः 19वीं सदी के मध्य में जैविकीय उद्विकास के सिद्धांतों, थियोरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये जो 19वीं सदी में थियोरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, उन थ्योरीज से इंस्पायर होकर बहुत से समाज वैज्ञानिकों ने उन थ्योरीज को मानव के विकास पर, मानव जीवन को समझने के लिए उन थ्योरीज का उपयोग किया गया, और इन्हीं प्रारंभिक प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के समाज विज्ञानों का उदय हुआ। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव था, उसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स इन वेरियस सोशल साइंसेज, अलग अलग समाज विज्ञानों के सबसे बेसिक फंडामेंटल और प्राथमिक जो एक नियम या एक तरह से प्रिंसिपल के रूप में हम उसे मान सकते हैं, का मानव शास्त्र के विकास पर काफी प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार प्रजातीय लक्षणों, शारीरिक अंगों की माप व शारीरिक गुणों के आनुवंशिक हस्तांतरण के अध्ययन के लिए मानवशास्त्री आनुवंशिकी विज्ञान, जो जेनेटिक्स है, जो कि बायोलॉजी की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जेनेटिक्स, उस जेनेटिक्स की जो स्टडीज़ हैं, उनकी जो रिजल्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, जो रिसर्च है, उस रिसर्च का उपयोग ये फिजिकल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो भरपूर मात्रा में करते हैं, से काफ़ी कुछ ग्रहण करते हैं। सुप्रजनन, अब ये देखिए, ये यूजेनिक्स,
यूजेनिक्स है। यूजेनिक्स का मतलब होता है कि जेनेटिक कोडिंग में या जेनेटिक ऐसे क्या चेंजेस किए जाएँ कि व्यक्ति जो मानव प्रजाति है, ह्यूमन रेस है, ह्यूमन स्पेसीज़ है, वो अधिक से अधिक विकसित और अधिक से अधिक अधिक मजबूत और अधिक शक्तिशाली होकर उभरे। यानी कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक हो, उसे किसी प्रकार का रोग ना पकड़े, उसकी शारीरिक बनावट विशेष प्रकार से हो। ये सारी जितने भी अध्ययन किए जाते हैं, इनका इनका जो अध्ययन क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं जीन इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसका भी उन उसकी रिसर्च के का भी मानव ये शारीरिक मानवशास्त्री उपयोग करते हैं। का भी आनुवंशिक और जीव विज्ञान संबंधी ज्ञानी है। उल्लेखनीय है कि केवल शारीरिक मानवशास्त्र ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मानवशास्त्र का भी जीव विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। प्रारंभिक उद्विकासवादी मानवशास्त्र के विचारों पर डार्विन, अब ये देखिए डार्विन है जिसे हम फादर ऑफ एक तरह से इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बोलते हैं, द्वारा प्रदत्त उद्विकास के जीव के सिद्धांतों बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। बहुधा यह भी कहा जाता है कि मानवशास्त्र के उद्भव में प्राकृतिक इतिहास जो नेचुरल हिस्ट्री है एवं जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव संस्कृति का निर्माता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। न सिर्फ निर्माता है बल्कि धारण करने वाला और हस्तांतरित करने वाला भी है। वह संस्कृति का निर्माण इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी जैविक क्षमताएं होती हैं। इन जैविक क्षमताओं के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 5 ऐसी जैविक क्षमताएं हैं जो लेस्ली वाइट ने बताई हैं, जो अन्य प्राणियों में इतनी विकसित नहीं है। मानव की जीव की विशेषताएं उसकी शारीरिक क्षमताओं से जुड़ी हुई है और उसकी शारीरिक उपलब्धियां उसकी जैविक क्षमताओं पर आधारित है। तो यानी कि जो आपकी संस्कृति है वो मानव की जैव की यानी कि बायोलॉजी से जुड़ी हुई है और बायोलॉजी और संस्कृति पर निर्भर है।